तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पास कोई इमोशन नहीं था, लेकिन वो एक काबिल सोल्जर थी जो अपने कमांडर की हर बात माना करती थी। ऐसे ही एक डेंजर वॉर के दौरान उसने अपने दोनों हाथों को खो दिया था और साथ ही अपने कमांडर को भी। कमांडर अपने आखिरी पल में उसे अपने दिल की बात बताता है, आई लव यू, पर वो नहीं समझ पाती इन शब्दों का मतलब, और इसी शब्द आई लव यू को समझने के लिए वो एक जर्नी पर निकल पड़ती है। और फिर एक दिन अचानक उसकी मुलाकात होती है कमांडर से। तो क्या इस बार वो अपनी फीलिंग्स को समझ पाएगी? चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सोल्जर से जिसका नाम वायलेट होता है और वो अपने सीनियर गिलबर्ट के साथ मार्केट में घूम रही होती है। गिलबर्ट आर्मी में मेजर के रैंक पर था और वायलेट के लिए वो सिर्फ एक सीनियर नहीं, उससे कहीं ज्यादा था। जब भी वायलेट गिलबर्ट के बारे में कुछ सोचती थी तो उसके मन में कुछ अलग सी फीलिंग उठती थी जिन्हें वो ठीक से समझ नहीं पाती थी और ना ही एक्सप्रेस कर पाती थी। उसी दौरान मार्केट में उसे एक ब्रोच दिखता है जिसका रंग गिलबर्ट की आंखों से मिलता जुलता था और उसे देखकर वो एक पल के लिए एकदम से खो जाती है। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वायलेट एक हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। वो मेजर को एक लेटर लिखती है और आर्मी में वापस शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसी दौरान वायलेट को लेने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम हॉजिंस होता है और वो आर्मी में लेफ्टिनेंट रह चुका था। गिलबर्ट ने उसे कहा था कि जब वॉर खत्म हो जाए तो वो वायलेट को किसी शांत जगह पर ले जाना। अब वायलेट तैयार हो चुकी थी हॉजिंस के साथ जाने के लिए, लेकिन तभी उसे मेजर गिलबर्ट द्वारा दिया गया वही ब्रोच नहीं मिलता, वही ग्रीन एमराल्ड वाला जो उसने मार्केट में देखा था। हॉजिंस उसे वादा करता है कि वो ब्रोच को जरूर ढूंढेगा और फिर वो वायलेट को साथ ले जाता है। रास्ते में वो उसके लिए एक सॉफ्ट टॉय लाया था जिसमें से वायलेट एक डॉग चुनती है। हॉजिंस उसे पूछता है, तुमने डॉग क्यों चुना? वायलेट जवाब देती है, एक बार मेजर के भाई ने मुझसे कहा था कि मैं मेजर की डॉग जैसी हूँ। ये सुन के हॉजिंस थोड़ा शॉक होता है और उसे समझ आ जाता है कि वायलेट इंसानी इमोशन को ठीक से नहीं समझ पाती। फिर वो उसे एक शहर में लाता है जिसका नाम होता है एवर गार्डन हाउस, एक पीसफुल जगह जहाँ गिलबर्ट चाहता था कि वायलेट शांति से रहे। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं और इसी दौरान वायलेट के हाथ पर एक कप गिर जाता है, लेकिन वो कोई भी दर्द महसूस नहीं करती क्योंकि वॉर में उसने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। अब उसके पास मैकेनिकल आर्म्स हैं जो सिल्वर कलर के थे। एवा गार्डन हाउस की मालकिन वायलेट को एक ग्लव्स देती है ताकि वो अपने हाथ को ढक सके। वो उसे अपनी बेटी की तरह अपनाना चाहती थी क्योंकि उसका बेटा युद्ध में मारा गया था, लेकिन वायलेट उसकी जगह नहीं लेना चाहती थी क्योंकि अभी उसका दिल कहीं और था। वो चाहती थी कि वो गिलबर्ट के साथ रहे और फिर उसके साथ काम करे क्योंकि वो समझती थी कि वो मेजर के लिए सिर्फ एक टूल है। अगर वो मेजर के काम नहीं आ सकती तो उसके लिए जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें सुन के हॉजिंस परेशान हो जाता है और उसे अपने साथ अपनी कंपनी में ले जाता है। वॉर खत्म होने के बाद हॉजिंस ने आर्मी छोड़ दी थी और एक पोस्ट कंपनी शुरू कर दी थी। वायलेट हमेशा मेजर गिलबर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करती थी, इसलिए हॉजिंस उसे कहता है कि मेजर गिलबर्ट ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब वो वायलेट को अपनी कंपनी में एक जॉब दिलवाता है ताकि वो और भी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। वो उसे अपने साथी बेंडिक्स से मिलवाता है जिसके साथ उसने ये कंपनी शुरू की थी। हॉजिंस वायलेट को बेंडिक के साथ काम करने के लिए कहता है और बेंडिक सबसे पहले वायलेट को एक यूनिफॉर्म पहनने के लिए देता है, लेकिन वायलेट उसी के सामने अपने कपड़े चेंज करने लगती है तो वो जल्दी से कहता है इसे कपड़ों के ऊपर ही पहन लो। फिर वो वायलेट से कहता है कि वो उसे सिर्फ एक वर्कर की तरह समझे और वहाँ से चला जाता है। एक सोल्जर की तरह रात तक वायलेट अपना सारा काम पूरा कर लेती है और यहाँ तक कि वो रात को भी डिलीवरी का काम कर रही थी। बेंडिक उसे देखकर कहता है कि अब रेस्ट करो और वो उसे एक होटल में डिनर के लिए ले जाता है। वो वायलेट के लिए कंपनी में रहने का इंतजाम कर देता है। ऑफिस लौटते हुए हॉजिंस वायलेट से एक सवाल पूछता है कि मेजर ने तुम्हें आखिरी बार क्या कहा था? वायलेट जवाब देती है कि उन्होंने कहा था कि तुम आजाद हो और अपनी जिंदगी शांति से जी सकती हो। हॉजिंस उसे समझाता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम सबकी बातें अच्छे से समझ पाओगी। गिलबर्ट के कहे हर एक शब्द तुम्हें एक दिन जरूर समझ आएंगे। अगले दिन कंपनी में एक कस्टमर आता है जो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए एक लेटर लिखवाना चाहता था जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो उसे प्यार करता था। वायलेट उसे एक घोस्ट राइडर के पास ले जाती है। जब वो आदमी अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करता है तो वायलेट को हर एक वर्ड में मेजर गिलबर्ट की झलक दिखाई देती है और लेटर के आखिरी में वो घोस्ट राइडर लिखती है आई लव यू और इसे देखकर वायलेट चौंक जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि जब गिलबर्ट ने आखिरी बार उसे यही कहा था। अब वो इसका मतलब समझने के लिए एक घोस्ट राइटर बनना चाहती थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गिलबर्ट अपने बड़े भाई से मिलने जाता है। वहाँ उसका बड़ा भाई उसे एक डिफीटेड लड़की सौंप देता है जो लड़की एक ट्रेंड सोल्जर थी। वहीं पर वायलेट और मेजर गिलबर्ट की पहली बार मुलाकात होती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ हॉजिंस वायलेट को एक घोस्ट राइटर ट्रेनर कैटलिया से मिलवाता है। वो कैटलिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो वायलेट को एक घोस्ट राइटर बनने की ट्रेनिंग दे। घोस्ट राइटर उन्हें कहा जाता है जो दूसरों के लिए लेटर लिखते हैं। अब कैटलिया वायलेट की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। सबसे पहले वो उसे टाइपिंग प्रैक्टिस करवाती है। वायलेट इस पूरे प्रोसेस को एक मिशन की तरह समझ लेती है और बहुत तेजी से टाइपिंग शुरू कर देती है। कैटलिया उसे कहती है कि आराम से टाइप करो ताकि हर चीज अच्छे से समझ आ सके। वहाँ काम करने वाले दूसरे घोस्ट राइटर्स वायलेट की स्पीड देखकर चौंक जाते हैं। अब लंच ब्रेक में भी वायलेट प्रैक्टिस करती रहती है। वो शाम तक टाइपिंग करती रहती है और अपना टाइपराइटर अपने रूम में ले जाती है ताकि वो रात में भी प्रैक्टिस कर सके। अगले दिन सबसे पहले वो मेजर गिलबर्ट के लिए एक लेटर भेजती है जिसमें वो उन्हें अपने नए जॉब के बारे में बताती है। अब वो अपने साथी घोस्ट राइटर के कस्टमर के लिए लेटर लिखती है, लेकिन वो उनके इमोशन को समझ नहीं पा रही थी। वो सिर्फ लॉजिकल सोच रही थी और लेटर लिख रही
गई थी। उसके इमोशनलेस बिहेवियर की वजह से कई कस्टमर से उससे लड़ाई हो जाती है, जिससे हॉजिंस बहुत परेशान हो जाता है। अब वॉयलेट अपने साथी एरिका के साथ मिलकर लेटर पर एड्रेस लिखने का काम करने लगती है। तभी उनके पास एक वीआईपी कस्टमर आती है जो कैटलिया से अपना लेटर लिखवाना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ नहीं होती, इसलिए वॉयलेट उसके लिए लेटर लिखती है। वो औरत एक लव लेटर लिखवाना चाहती थी। एक बिजनेसमैन उसे पसंद करता था, लेकिन उसे उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे एक रोमांटिक लेटर भेजना चाहती थी। सो गाइस, ऐसी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं, इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। वॉयलेट उसकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाई और जो लेटर उसने लिखा कुछ ऐसा था: मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचूंगी। ये लेटर बिल्कुल इमोशनलेस था, जिसकी वजह से उस बिजनेसमैन ने उस लड़की से सारे रिलेशन तोड़ दिए। इस बात से नाराज होकर वो औरत उसकी कंपनी में कंप्लेंट लेकर आती है, लेकिन कैटलिया उसे शांत कर देती है। कुछ देर बाद कैटलिया उसे समझाती है कि हर एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, उन्हें समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले इमोशन को समझना होगा, तभी तुम एक अच्छी घोस्ट राइटर बन सकती हो। रास्ते में वॉयलेट की बेंडिक से मुलाकात होती है और वो वॉयलेट से कहता है कि वापस डिलीवरी डिपार्टमेंट में आ जाओ, लेकिन वॉयलेट अब भी एक घोस्ट राइटर बनना चाहती थी। ऑफिस लौटते वक्त बारिश शुरू हो जाती है और वो पूरी तरह भीग जाती है, जहाँ एरिका वॉयलेट से पूछती है कि तुम आखिर घोस्ट राइटर क्यों बनना चाहती हो, जिसपे वॉयलेट कहते हैं कि वो इमोशन को समझना चाहती है। वो ये जानना चाहती है कि आखिर आई लव यू का क्या मतलब होता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर एरिका सोच में पड़ जाती है और फिर वो सभी से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी गलतियों की सजा के तौर पर मुझे जॉब से निकाल दो। वो मानती है कि वॉयलेट एक दिन जरूर एक बेहतरीन घोस्ट राइटर बन जाएगी। कैटलिया वॉयलेट को एक नई यूनिफॉर्म देती है और हॉजिंस उसे वही ग्रीन एमराल्ड ब्रूच वापस कर देता है जो वॉयलेट से खो गया था। यही वही ब्रूच था जो वॉयलेट को स्टार्टिंग ट्रेनिंग स्कूल में दिया गया था। हॉजिंस चाहता था कि जल्दी से जल्दी वॉयलेट एक अच्छी लेटर राइटर बन सके। शाम को ड्रिंक्स के दौरान कैटलिया हॉजिंस से मेजर गिलबर्ट के बारे में पूछती है। हॉजिंस उसे बताता है कि मेजर गिलबर्ट सिटी के सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करता था। भले ही वो सबसे अमीर था, लेकिन दिल से वो बहुत अच्छा इंसान था। शायद अब वो हमारे पास कभी वापस ना लौटे। अब कहानी आती है वॉयलेट की घोस्ट राइटिंग ट्रेनिंग स्कूल पर, जो होती है एक खास ट्रेनिंग स्कूल में शुरू, जहाँ वॉयलेट भी मौजूद थी। क्लास में वॉयलेट अपने टीचर की हर बात को एक ऑर्डर की तरह फॉलो कर रही थी। बाकी स्टूडेंट्स को उसमें एक मिलिट्री सोल्जर की छवि दिखती है जो बस इंस्ट्रक्शन को ब्लाइंडली फॉलो कर रही थी। सबसे पहले सबकी टाइपिंग स्पीड को चेक की जाती है और वॉयलेट 200 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आराम से टाइप कर रही थी। लंच ब्रेक के दौरान वॉयलेट की दोस्ती होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है लुकिलिया, जो उसी की क्लासमेट थी। लुकिलिया अपना लंच वॉयलेट के साथ शेयर करती है क्योंकि वॉयलेट खुद खाना लेकर नहीं आई थी, क्योंकि उसे आर्मी में कम खाने की आदत डलवाई गई थी ताकि एनर्जी कंट्रोल में रहे। जिसके बाद शुरू होता है स्टूडेंट्स का ग्रामर और वोकैबुलरी ट्रेनिंग। वॉयलेट अपने प्रोग्रेस के बारे में सबको एक लेटर लिखकर बताती है और सब उसके डेडिकेशन को देखकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद सबको टास्क दिया जाता है कि एक दूसरे के लिए लेटर लिखो। वॉयलेट लुकिलिया के लिए लेटर लिखती है और लुकिलिया वॉयलेट के लिए, लेकिन लुकिलिया जो लेटर वॉयलेट के लिए लिखती है वो पेरेंट्स को डेडिकेट करती है, एक इमोशनल लेटर जो दिल को छू जाए। लेकिन वॉयलेट का लेटर वो एक रिपोर्ट जैसा था, जैसे कोई सोल्जर अपने हायर ऑफिसर को भेजता है, उसमें कोई भी इमोशन नहीं था। ये देखकर ये बात तो साफ था कि वॉयलेट अभी तक फीलिंग को समझ नहीं पाई थी। लुकिलिया वॉयलेट का मूड चेंज करने के लिए उसे शहर में एक बेल टावर दिखाने ले जाती है और वो व्यू देखकर वॉयलेट को फिर से मेजर गिलबर्ट की याद आ जाती है। शाम को वॉयलेट लुकिलिया को उसके घर छोड़ने जाती है, जहाँ उसके और उसके भाई के बीच में थोड़ी टेंशन चल रही थी। कुछ दिनों बाद सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन वॉयलेट अभी भी पास नहीं हो पाती और लुकिलिया ने क्लास में टॉप किया था। अब अगले दिन लुकिलिया फिर से वॉयलेट से मिलने आती है और वो पूछती है, तुम हमेशा गिलबर्ट के बारे में बात करती हो, क्या वो तुम्हारे लिए कोई खास इंसान है? लुकिलिया चाहते थे कि वॉयलेट एक ऐसा लेटर लिखे जिसमें वो अपने इमोशन को ओपनली एक्सप्रेस कर सके, लेकिन वॉयलेट अभी तक खुद के इमोशन को समझ नहीं पा रही थी। उसे अभी तक मेजर गिलबर्ट के आई लव यू कहने का मतलब समझ नहीं आया था। लुकिलिया अब वॉयलेट से पूछती है, तुम आखिर घोस्ट राइटर क्यों बनना चाहती हो? और वॉयलेट एकदम सच्चे दिल से जवाब देती है, क्योंकि मैं आई लव यू का मतलब जानना चाहती हूँ। लुकिलिया वॉयलेट की बात सुनकर उसकी फीलिंग को समझ जाती है और फिर वो भी अपने दिल की बातें वॉयलेट से शेयर करती है। उसके पेरेंट्स वॉर में मारे जा चुके थे और उसका भाई भी एक सोल्जर था जो हमेशा गिल्ट में डूबा रहता था। उसे लगता था कि वो अपने माँ बाप को बचा नहीं पाया, इसलिए वो लोगों से दूर रहने लगा और डिप्रेशन में चला गया। लुकिलिया कहती है, मेरे पेरेंट्स अब मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरा भाई मेरे साथ है और इसी बात से मैं काफी खुश हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है, इतने सालों में वो अपने भाई से खुलकर बात तक नहीं कर पाई है। वॉयलेट उससे कहती है कि वो अपने भाई के लिए एक लेटर लिखे जिसमें वो अपने दिल की बात उससे कह सके। लुकिलिया कोशिश करती है, लेकिन इमोशंस कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब वॉयलेट खुद लुकिलिया के भाई के लिए एक लेटर लिखती है, वो वर्ड्स जो लुकिलिया कहना चाहती है पर कह नहीं पाई। दूसरी तरफ लुकिलिया का भाई घायल होकर जमीन पर पड़ा था क्योंकि उसका कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया था। जिसके बाद वॉयलेट उसके पास जाती है और उसे वो लेटर दे देती है और लेटर में लिखा होता है, भाई मैं खुश हूँ कि आप मेरे साथ हैं। ये शब्द पढ़ के उसके भाई की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। सालों से जो दर्द दिल में दबा था वो बाहर आ जाता है। अगले दिन लुकिलिया मुस्कुराते हुए वॉयलेट से मिलने आती है। वो अपने भाई से आखिरकार दिल खोलकर बात कर पाई थी। लुकिलिया कहती है, वॉयलेट तुमने मेरे दिल की बात उस लेटर में लिख दी और ये पहली बार था जब वॉयलेट ने ह्यूमन इमोशंस को समझकर किसी लेटर में लिखा था। इस अचीवमेंट को देखकर उसकी टीचर उसे पास कर देती है और वॉयलेट ऑफिशियली घोस्ट राइटर बन जाती है। जिस लेटर ने किसी की जिंदगी बदल दी वही वॉयलेट की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अब नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है एक स्पेशल
स्पेशल घोस्ट राइटिंग रिक्वेस्ट के साथ जो वॉयलेट के क्लासमेट आयरिस के होम टाउन से आई थी। आयरिस बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो अपने विलेज की ओनली राइटर थी। सेलिब्रेशन के मूड में वो सबको लंच के लिए लेकर जाती है, लेकिन एक्साइटमेंट में उसका हाथ फिसलता है और फ्रैक्चर हो जाता है। अब आयरिस खुद तो टाइप नहीं कर सकती, तो वॉयलेट उसके साथ उसके होम टाउन जाती है ताकि वो उसके लिए लेटर टाइप कर सके। आयरिस अभी तक वॉयलेट को ठीक से समझ नहीं पाई थी, इसलिए उनके बीच की बॉन्डिंग थोड़ी ऑकवर्ड थी। अब वो दोनों आयरिस के विलेज में पहुंचते हैं जहाँ उनकी फैमिली उन्हें पिकअप करने आई थी। दरअसल आयरिस के पेरेंट्स ने घोस्ट राइटिंग रिक्वेस्ट की थी ताकि वो आयरिस के साथ थोड़ा टाइम बिता सकें। आयरिस सबको वॉयलेट से मिलवाती है और उसकी पर्सनालिटी देखकर सब थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। अब सब आयरिस के घर जाते हैं जहाँ उनकी मॉम कहती है कि उन्हें बर्थडे इनविटेशन लेटर लिखवाने हैं क्योंकि कल आयरिस का बर्थडे है और वो खुद भी भूल चुकी है। वॉयलेट अब इनविटेशन लेटर लिखना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही सभी लोग उसके मैकेनिकल आर्म्स को देखते हैं सभी शॉक हो जाते हैं। वॉयलेट आयरिस की मॉम से इनविटेशन लिस्ट मांगती है और उस लिस्ट में ज्यादातर लड़कों के नाम थे। असल में आयरिस की मॉम चाहती थी कि वो उन लड़कों को इनवाइट करे ताकि शायद कोई लड़का उसे पसंद आ जाए और वो शादी कर ले, क्योंकि आयरिस उनकी इकलौती बेटी थी। ये सुनकर आयरिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में चली जाती है। अब आयरिस वॉयलेट से साफ साफ कह देती है कि वो एमन्स नाम के लड़के को इनविटेशन लेटर ना भेजे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इस पार्टी में आए। जिसके बाद रात को वॉयलेट आयरिस के फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर सारे लेटर्स को पोस्ट कर देती है। अब अगले दिन पार्टी होती है जहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और आयरिस की मॉम उसे अलग अलग बॉयज से मिलवाने लगती है और वहीं एमन्स भी आ जाता है क्योंकि उसे भी इनविटेशन लेटर मिला था। मतलब कि वॉयलेट ने आयरिस की मना करने के बाद भी उसे लेटर भेज दिया था। ये देखकर आयरिस बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। वॉयलेट भी उसके पीछे जाती है और उसे पूछती है कि वो आखिर एमन्स को पार्टी में क्यों नहीं बुलाना चाहती। आयरिस बताती है कि उसने कभी एमन्स को प्रपोज किया था, लेकिन एमन्स ने उसका लव एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसका फिर से सामना हो। दूसरी तरफ आयरिस की फैमिली जो कंफ्यूज थी, अब वॉयलेट उन्हें सारी सच्चाई बता देती है और जब आयरिस को ये बात पता चलती है कि वॉयलेट ने एमन्स वाली बात उसके पेरेंट्स को बता दी है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो चिल्लाकर कहती है तुम कभी भी ह्यूमन इमोशंस को समझ नहीं पाओगी। ये सुनकर वॉयलेट शॉक में आ जाती है क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो अब लोगों की फीलिंग्स को समझने लगी है, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। उसे गिल्ट फील होने लगा था कि शायद उसी की वजह से आयरिस की पार्टी खराब हो गई है। जिसके बाद जब आयरिस का गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो वो उसे रियलाइज होता है कि जो कुछ उसने वॉयलेट से कहा था वो उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन थी, उसका इमोशनल पेन। फिर वो वॉयलेट को अपने दिल की बात बताने लगती है। एमन्स मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था और मैंने उसे आई लव यू कहा था, लेकिन उसने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया और जिसके बाद मैं टूट गई और तभी मैंने घोस्ट राइटर बनने का डिसीजन लिया ताकि मैं मूव ऑन कर सकूं। उसकी बात सुनकर वॉयलेट कहती है आई लव यू कहने के लिए बहुत करेज चाहिए और मैं आज तक ये समझना चाहती हूँ कि आखिर मेजर ने मुझे आई लव यू क्यों कहा था। ये सुनकर आयरिस थोड़ा चौंक जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वॉयलेट भी डीपली फील करती है, बस एक्सप्रेस करना नहीं जानती। अब उसका नजरिया वॉयलेट के लिए एकदम बदल चुका था क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वॉयलेट सिर्फ लेटर्स नहीं लिखती, वो किसी के दिल के सबसे सच्ची बात को वर्ड्स में बदल देती है। अब आयरिस वॉयलेट से कहती है कि जो लोग पार्टी में आए थे उनके लिए एक एपोलॉजी लेटर लिख दे ताकि वो अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांग सके। साथ ही वो अपने पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल लेटर लिखवाना चाहती है जिसमें वो अपने दिल की सारे फीलिंग्स ऑनेस्टली शेयर करती है और वो उनसे थोड़ा और टाइम मांगती है ताकि वो खुद को और भी बेहतर बना सके। अगले दिन वॉयलेट और आयरिस सबको गुड बाय कहकर वापस सिटी के लिए निकल जाते हैं। आयरिस के पेरेंट्स उसे कुछ प्यारे फ्लावर्स गिफ्ट में देते हैं और इमोशनल होकर उसे अलविदा कहते हैं। ट्रेन में जाते वक्त वॉयलेट पूछती है क्या मैंने तुम्हारे इमोशंस को ठीक से नहीं समझा, क्या मैंने वैसा लेटर नहीं लिखा जैसा तुम चाहती थी। ये सुनकर आयरिस हंसकर कहती है हाँ तुम्हारा लिखा लेटर एकदम परफेक्ट था। वो आगे बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम एक फ्लावर के नाम पर रखा था, इन फ्लावर्स को आयरिस कहा जाता है। ये सुनकर वॉयलेट थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि मेजर गिलबर्ट ने भी उसका नाम एक फ्लावर देकर ही रखा था जिसका नाम होता है वॉयलेट और वो पल उसके लिए फिर से जिंदा हो उठता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉजिंस अपने पुराने दोस्त से मिलने जाता है जो उसके साथ मिलिट्री में था। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि नॉर्थ अलायंस के दो देशों के बीच चल रही वॉर अब खत्म होने वाली है। दोनों देश एक पीस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और इस समझौते को मजबूत करने के लिए उन देशों के प्रिंस और प्रिंसेस की शादी करवाई जा रही है। अब सीन शिफ्ट होता है वॉयलेट की तरफ। वॉयलेट अब उन्हीं में से एक देश डॉसरे पहुंचती है और यहाँ की प्रिंसेस ने उसे स्पेशल तौर पे बुलाया था एक घोस्ट राइटर के रूप में। वॉयलेट को प्रिंसेस की तरफ से प्रिंस के लिए एक लेटर लिखने थे क्योंकि ये लव लेटर पूरी जनता के सामने पढ़े जाने वाले थे ताकि लोग दोनों के बीच बढ़ते रिलेशन को देख सकें और खुश हो सकें। अब तक वॉयलेट ने काफी कुछ सीख लिया था और हॉजिंस को भी ये यकीन था कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से निभा सकेगी। प्रिंसेस चार्लोट को वॉयलेट का बिहेवियर काफी इमोशनलेस लगता है और वो उसे एक डॉल की तरह देखती थी। एक दिन चार्लोट वॉयलेट से पूछती है आखिर तुम्हारी एज क्या है, लेकिन वॉयलेट को अपनी सही उम्र का पता नहीं होता, लेकिन उसके साथियों के हिसाब से वो करीब 14 साल की हो सकती है। चार्लोट जानना चाहती थी कि क्या एज का डिफरेंस कपल्स के रिलेशनशिप पर असर डाल सकता है क्योंकि प्रिंस उससे करीब 10 साल बड़ा था। लेकिन वॉयलेट उससे प्यार से कहती है अगर सच्चा लव हो तो एज मैटर नहीं करती। लेकिन सच तो ये था कि वॉयलेट खुद भी अभी लव को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, इसलिए वो चार्लोट के हर सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रही थी। चार्लोट इससे थोड़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो वॉयलेट से एक लेटर लिखवाती है। वॉयलेट का लिखा हुआ लेटर सबको बहुत पसंद आता है। थोड़ी दिन बाद चार्लोट को प्रिंस का जवाब भी मिलता है, लेकिन वो अभी भी बहुत परेशान रहती है। उसकी मेड जो बचपन से उसके साथ रही है वो चार्लोट
के हर दुख दर्द को समझती है, लेकिन जब चार्लोट की शादी हो जाएगी तो वो उसके साथ दूसरे देश नहीं जा सकेगी और यही बात मेड को अंदर से दुखी कर रही है। इसके बाद वॉयलेट चार्लोट की तरफ से एक प्रिंस को कई लेटर भेजती है, लेकिन एक पॉइंट पर चार्लोट खुद ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो वॉयलेट से कहती है कि अब मेरी मेड ही मेरे सारे लेटर्स लिखेगी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि प्रिंस के भी सारे लेटर्स कोई घोस्ट राइटर ही लिख रहा है। मतलब उनके बीच की बातचीत सिर्फ एक फॉर्मल कनेक्शन ही बन गई थी। चार्लोट प्रिंस से अब तक सिर्फ एक ही बार मिली थी, इसलिए वो उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रही थी। अगले दिन की बात हल्की करने के लिए चार्लोट वॉयलेट को अपने पास्ट के बारे में बताती है। जब वो 8 साल की थी तब रॉयल फैमिली के रूल्स के हिसाब से वो एलिजिबल हो गई थी शादी करने के लिए, और दूर दूर से कई प्रिंस उसे देखने के लिए आने लगे थे, जो उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने में भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी वजह से वो अकेलापन महसूस करने लगी और अकेले ही गार्डन में जाकर रोने लगी। तभी उसकी मुलाकात होती है प्रिंस डेविया से, जो उसके दुख को समझ पा रहा था। पार्टी में मौजूद बाकी सभी प्रिंसेस से वो काफी अलग था और उसी ने शार्लेट को खुश किया। उसी दिन शार्लेट ने तय किया कि वो प्रिंस डेविया से ही शादी करेगी, लेकिन कुछ ही दिन बाद वॉर शुरू हो जाती है और उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगती है। फिर जब वॉर खत्म होती है तो शार्लेट को एक नया प्रपोजल मिलता है 2 देशों के बीच पीस मेंटेन करने के लिए। वो खुशी खुशी तैयार हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी डेविया था। शायद वो जानना चाहती थी कि डेविया उसके बारे में क्या सोचता है, और इसी सोच में उसे लगने लगा था कि शायद डेविया उससे नफरत करता है। शार्लेट सिर्फ उसके दिल की बात जानना चाहती थी कि वो उसके बारे में क्या महसूस करता है। वॉयलेट उसकी बातें सुनती है और शार्लेट को सजेस्ट करती है कि तुम्हें खुद प्रिंस के लिए लेटर लिखना चाहिए, ताकि उसे सीधे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता चल सके, ना कि किसी घोस्ट राइटर के जरिए। जिसके बाद शार्लेट वैसा ही करती है जैसा कि वॉयलेट ने कहा था। और वहीं दूसरी तरफ वॉयलेट प्रिंस के घोस्ट राइटर से कांटेक्ट करती है और उसे कन्विंस करती है कि वो खुद ही लेटर लिखे, और इसी आइडिया की वजह से दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बातें बता पाते हैं। अब उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती है और वो एक दूसरे को दिल से लेटर लिखते रहते हैं। एक दिन प्रिंस शार्लेट को उसी जगह बुलाता है जहाँ वो लोग पहली बार मिले थे, और वहीं प्रिंस उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। शार्लेट उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ चुकी थी और एक इंडिपेंडेंट गर्ल बन चुकी थी। उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज वॉयलेट की वजह से ही आया था, और फाइनली उसके शादी का दिन आ जाता है। वो अपनी जिंदगी की नई जर्नी शुरू करने वाली थी, लेकिन अब भी वो काफी दुखी थी क्योंकि उसे अपने मेड को छोड़कर जाना होगा। लेकिन वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है और खुशी खुशी अपनी नई लाइफ की शुरुआत करती है। अब सीन शिफ्ट होता है वॉयलेट की तरफ। उसके साथ अभी भी कैटली मौजूद थी, वही जो प्रिंस की घोस्ट राइटर थी। उसे ने वॉयलेट के कहने पर प्रिंस को कन्विंस किया था कि वो खुद ही लेटर्स लिखें। वॉयलेट ने अपनी लाइफ में लव को एक अलग ही नजरिए से देखा था। फिर उसकी मुलाकात होती है मेजर के भाई नेवी कर्नल डेविड से, और वो वॉयलेट को देखकर शॉक्ड था क्योंकि जब वो पहली बार वॉयलेट से मिला था तो वो एक मॉन्स्टर थी, एक वॉर वेपन। अब नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट के साथ, जहां सभी घोस्ट राइटर को एक ऑब्जर्वेटरी में बुलाया जाता है जहां वॉयलेट भी मौजूद होती है। वहां वो उस लड़की से मिलती है और उसके पुराने दोस्तों से भी। सभी उसके द्वारा प्रिंस के लिखे गए लेटर्स को पढ़कर काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। वो सब बातें कर रही होती हैं, तभी वहां ऑब्जर्वेटरी का हेड आ जाता है, वही जिसने उन सभी घोस्ट राइटर्स को बुलाया था ताकि वो लाइब्रेरी में मौजूद सभी बुक्स की इंफॉर्मेशन को रिकवर कर सके। वो उन सभी से कहता है कि अब इस इंफॉर्मेशन को एक नए डॉक्यूमेंट्स पर लिखा जाएगा ताकि ये नॉलेज आने वाली जनरेशन तक पहुंच सके। अब वो सभी घोस्ट राइटर्स अपने बाकी एम्प्लॉइज के साथ मिलकर एक टीम बनाते हैं ताकि उन्हें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने में हेल्प मिल सके। और वॉयलेट को भी एक पार्टनर मिल जाता है जिसका नाम होता है लियोन। लियोन के बाकी दोस्तों को गर्ल्स में, स्पेशली घोस्ट राइटर्स में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन लियोन उन सबसे बिल्कुल अपोजिट था। उसे लड़कियों से काफी चिढ़ थी। अब वॉयलेट और लियोन साथ में लेटर्स के इंफॉर्मेशन डिकोड करने लगते हैं। वॉयलेट उन्हें लिखती जाती है और लियोन थोड़ा र्यूड बिहेव करता है, जहां वो बुक्स की इंफॉर्मेशन को फास्ट डिकोड करता है। उसे लगता था कि वॉयलेट उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन वॉयलेट भी उसी की स्पीड से टाइप कर रही होती है। वो दोनों हिल्स कॉमेट से जुड़ी इंफॉर्मेशन डिकोड कर रहे थे और दोनों में से कोई भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों पूरी शाम तक काम करते रहते हैं और एक ही दिन में पूरे 3 दिन का काम पूरा कर देते हैं। और ये देखकर ऑब्जर्वेटरी का हेड काफी इंप्रेस्ड हो जाता है। रात को वॉयलेट अकेले चांद को देख रही होती है और तभी उसके पास लियोन आता है और वो सरप्राइज होता है कि इतना काम करने के बाद भी वॉयलेट अभी तक थकी नहीं होती। लियोन उससे पूछता है कि वो आखिर घोस्ट राइटर क्यों बनी। वॉयलेट बताती है कि वो ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स को समझना चाहती है। वो चाहती है कि लोग अपनी फीलिंग्स को लेटर के जरिए फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचा सकें, इसलिए घोस्ट राइटिंग उसके लिए काफी स्पेशल है। लियोन उसकी बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और एक घोस्ट राइटर के लिए उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अगले दिन जब वॉयलेट बाकी एम्प्लॉय से मिलती है तो वो सब लियोन की बुराई कर रहे होते हैं। कहते हैं कि वो अनाथ है, इसलिए हमेशा दूसरों के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। वो वॉयलेट से कहते हैं कि लियोन को छोड़कर उनके साथ काम करे, लेकिन वॉयलेट लियोन के पेन को समझती है क्योंकि वो खुद भी अनाथ होती है, इसलिए वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देती और लियोन को डिफेंड करती है। और ये सारी बात लियोन ऊपर से सुन रहा होता है। लियोन के सारे दोस्त दूसरी लड़कियों के साथ काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन लियोन अकेला ही रहता है। लंच टाइम में वो हमेशा की तरह खाना खाने जाता है जहाँ वॉयलेट पहले से मौजूद होती है और फिर दोनों आपस में बात करते हैं। लियोन चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि वॉयलेट मिलिट्री में रह चुकी है। कुछ देर बाद लियोन वॉयलेट को हिल्स कॉमेट देखने के लिए इनवाइट करता है और वॉयलेट मान जाती है और कुछ दिनों बाद वो दोनों
रात को एक साथ कॉमेट देखने जाते हैं। लियोन पहली बार किसी लड़की के साथ अपना टाइम बिता रहा था और वो उसे बता देता है कि उसने वायलेट और बाकी एम्प्लॉयज की बातें सुन ली थी। फिर वो अपने पेरेंट्स की स्टोरी बताने लगता है। उसकी एक हैप्पी फैमिली थी, लेकिन उसके फादर एक एडवेंचरर थे और एक दिन वो दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए निकले, लेकिन वापस कभी घर नहीं आए। उसकी मॉम इस सैडनेस को सहन नहीं कर पाई और एक दिन उसे छोड़कर अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल गई और तब से लियोन अकेला रह गया। वायलेट उसके पेरेंट्स की कहानी सुनकर प्यार का एक अलग साइड समझ पाती है, जिसके बाद लियोन उसे पूछता है कि क्या उसकी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन है। वायलेट जवाब देती है हाँ, लेकिन अब वो इंसान मुझसे बहुत दूर चला जा चुका है और वो मेजर गिलबर्ट को याद कर रही होती है। वायलेट अभी तक अकेलेपन की फीलिंग को ठीक से नहीं समझ पाई थी। उसे नहीं पता था कि जब कोई दिल का करीब इंसान दूर चला जाए तो कैसा फील होता है। लियोन उसे समझाता है कि अकेलापन क्या होता है। दोनों एक जैसे इमोशंस को फील कर रहे थे क्योंकि वो दोनों अकेले थे। वायलेट के लिए मेजर ही उसकी पूरी दुनिया था, उसके बिना वो जी भी नहीं सकती थी। उसकी बातें सुनकर लियोन समझ जाता है कि वायलेट मेजर से प्यार करती है, बट उसे अब तक अपने फीलिंग्स का मतलब समझ नहीं आया। अब वो दोनों इस स्पेशल मोमेंट को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि उस कॉमेट नाइट ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। जिसके बाद डिकोड करने का काम खत्म हो जाता है और सभी घोस्ट राइटर्स ऑब्जर्वेटरी से चले जाते हैं। लियोन वायलेट को लिफ्ट तक छोड़ने आता है और वहीं वो डिसाइड करता है कि वो अपने फादर की तरह एक एडवेंचरर बनेगा और साइंस के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट कर देगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसे ये इंस्पिरेशन वायलेट से ही मिला था। वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दिन फिर से मिलेंगे और खुले आसमान के नीचे साथ में बैठकर स्टार्स देखेंगे। वायलेट की वजह से लियोन के अंदर कॉन्फिडेंस और करेज आया और वायलेट अपनी जर्नी में सिर्फ खुद की नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बड़ा चेंज ला रही है और वो धीरे धीरे लव के एक नई साइड को भी समझ रही है। अब नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है एक नाटक से जिसे आयरिस और एरिका देखने जाती हैं, लेकिन वायलेट उनके साथ नहीं जाती और जिस बुक पर ये नाटक बेस्ड था वो वायलेट पढ़ रही होती है। पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान एक लाइन पर जाता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें तुम्हारे पापों का अंजाम फ्यूचर में जरूर भुगतना होगा। इस डायलॉग का असली मीनिंग हमें आगे सीरीज में धीरे धीरे समझ आने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉट गर्ल्स की तरफ जहाँ लव लेटर्स लिखवाने की डिमांड बढ़ती जा रही थी और स्पेशली वायलेट के लिए। वहीं कैटलिया थोड़ी परेशान दिख रही थी क्योंकि हॉजिस ने मेजर से जुड़ी एक बहुत बड़ी बात वायलेट से छुपा रखी थी। अब सीन शिफ्ट होता है सिटी से दूर एक पीसफुल जगह पर जहाँ एक आदमी एक घोस्ट राइटर को बुलाया था और वो कोई और नहीं बल्कि वायलेट थी। जैसे वो उसे देखता है उसे एक अपनी करीबी इंसान की झलक वायलेट में नजर आती है जो अब उससे बहुत दूर जा चुकी है और उस आदमी की हालत भी कुछ ठीक नहीं होती। वो अंदर से टूटा हुआ था और बहुत डिप्रेशन में जी रहा था। वायलेट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो उसकी मदद कर सके और अपनी लाइफ में पहली बार वो किसी के लिए खाना बनाती है जो कि ठीक ठाक बन जाता है। वो उसके पास रखी हुई सारी शराब की बोतल्स फेंक देती है ताकि राइटिंग के दौरान वो होश में रह सके। वो आदमी एक बुक लिख रहा था और वायलेट उसके हर एक शब्द को टाइप कर रही थी। ये कहानी थी एक लड़की की जिसका नाम ऑलिव था। वो राइटर वायलेट से पूछता है कि उसे ये स्टोरी कैसी लग रही है और वायलेट खुद भी ऑलिव से रिलेट कर पा रही थी। हैप्पी और सैड दोनों इमोशंस अब वो धीरे धीरे समझने लगी थी। राइटर पहली बार एक बुक लिख रहा था लेकिन ऑलिव की स्टोरी आगे जाकर किस मोड़ पर जाएगी ये उसे खुद भी नहीं पता था। ऑलिव अपने चैलेंजेस को कैसे फेस करेगी और क्या वो अपने फादर से मिल पाएगी, इन सवालों के जवाब वो अभी तक सोच नहीं पाया था, इसलिए वो वायलेट को भी कुछ नहीं बता पाता। वो थोड़ा सोचने के लिए बाहर चला जाता है। वहीं वायलेट को एक अम्ब्रेला मिलती है और उसे ये तक नहीं पता था कि इसे अम्ब्रेला कहते हैं। उसे देखकर राइटर को एक लड़के की याद आती है जो बिल्कुल ऐसा ही अम्ब्रेला पकड़े हुआ था। वो एक पुरानी लड़की की फोटो निकालता है और उसे देखकर अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। राइटर को वायलेट में उसी लड़की की परछाई दिखती है, इसलिए वो गुस्से में वायलेट को वहाँ से लौट जाने के लिए कह देता है। लेकिन वायलेट ऑलिव की स्टोरी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने राइटर के बिहेवियर को समझ लिया था कि वो अंदर से बहुत कुछ छुपा रहा है। उसके दिल में कोई भारी बोझ है, कोई इमोशनल पेन, और वायलेट अब दूसरों की फीलिंग्स को समझने लगी है। वो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो वायलेट को अपनी बेटी ओलिविया की कहानी सुनाता है। जब मैंने अपनी वाइफ को खो दिया तब मैंने अपनी बेटी के साथ शहर से दूर यहाँ आ गया। राइटर जानता था कि उसकी बेटी अपनी माँ को खोने के बाद अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसने कभी भी वो दुख अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वो अम्ब्रेला भी उसी की बेटी की थी जिसकी एक छोटी सी ख्वाहिश थी, जो था मैं इस लेक को क्रॉस करूंगी अपने अम्ब्रेला के साथ। उसने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्राउड फील कराऊंगी, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाई और एक दिन हमेशा के लिए अपने फादर को छोड़कर चली गई। अब वायलेट को पहली बार लव के एक दर्दनाक साइड का एहसास होता है और ओलिविया की स्टोरी से उसे समझ आता है कि अपने करीबियों को खोने का दर्द कैसा होता है। रात में राइटर वायलेट से अपने र्यूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो इस कहानी को पूरा करना चाहता था और वो चाहता था कि ओलिविया जल्द से जल्द अपने एडवेंचर्स को पूरा करे और फिर अपने पिता के पास वापस लौट आए एक हैप्पी एंडिंग के साथ। लेकिन अब तक वो ये समझ नहीं पाया है कि ओलिविया आखिर इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच पाएगी। तभी उसे अपने बेटे की अम्ब्रेला याद आती है। राइटर एक मैजिकल अम्ब्रेला का आइडिया यूज करता है जिसकी
मदद से ओलिविया उड़कर लेक पार करती है और अपने फादर से मिल जाती है। अपने इमेजिनेशन को रियल बनाने के लिए वो वॉयलेट से कहता है कि वो अम्ब्रेला लेकर लेक के किनारे चले। वॉयलेट धीरे धीरे चलती है और फिर उस अम्ब्रेला की मदद से उड़कर लेक को क्रॉस करने की कोशिश करती है और उसी पल ओलिविया का वो अधूरा प्रॉमिस पूरा हो जाता है वॉयलेट के जरिए। राइटर की आंखों में एक बार फिर अपनी बेटी की झलक दिखती है, वो बेटी जो कभी इस अम्ब्रेला के साथ लेक को पार करना चाहती थी। राइटर को कभी भी मिरेकल्स पर भरोसा नहीं था, लेकिन ये सब देखकर वो हैरान रह जाता है और उसका पूरे वर्ल्ड को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी बेटी को अपनी यादों में हमेशा के लिए जिंदा रखता है। फिर वो अपनी किताब फाइनली कंप्लीट कर लेता है और अपनी बेटी की अम्ब्रेला वॉयलेट को गिफ्ट कर देता है। वॉयलेट की वजह से राइटर अपने डिप्रेशन से बाहर आ पाया और दूसरी तरफ वॉयलेट धीरे धीरे हर एक इमोशन को समझने लगी थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने अपने पास्ट में कई लोगों की जान ली थी और उसी की वजह से कई फैमिलीज ने अपने लव्ड वंस को खो दिया था। अब उसे उनके दर्द का असली मीनिंग समझ आ रहा था। जब वॉयलेट दोबारा सिटी लौटती है तो उसकी मुलाकात गार्डन हाउस की लेडी से होती है और वहीं से उसे अनजाने में पता चलता है कि मेजर गिलबर्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद वो अंदर से हिल जाती है और फिर फौरन हॉजिंस के पास सच्चाई पूछने के लिए चली जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ये सीक्रेट बहुत टाइम से छुपा कर रखा गया था। हॉजिंस उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन अब तक गिलबर्ट की बॉडी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन वॉयलेट उसे अभी लग रहा था कि मेजर गिलबर्ट जिंदा हैं और वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती कि मेजर गिलबर्ट अब मर चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां डिफरेंट वॉयलेट को गिलबर्ट को सौंप देता है, जहां डिफरेंट वॉयलेट को एक वेपन की तरह ट्रीट कर रहा था, लेकिन गिलबर्ट कभी नहीं चाहता था कि वॉयलेट को वॉर में घसीटा जाए। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां वॉयलेट डिफरेंट से मिलने जाती है और फिर मेजर के बारे में पूछती है। उधर कैटलिया को जब पता चलता है कि वॉयलेट को सारी सच्चाई बता दी गई है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर वॉयलेट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब स्टोरी शिफ्ट होती है वॉयलेट की तरफ जहां गिलबर्ट वॉयलेट को अपने घर लेकर आया था। शुरुआत में वॉयलेट को उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे गिलबर्ट उसका ख्याल रखने लगा वो उसके बिना खुद को अनकंफर्टेबल फील करने लगी। गिलबर्ट नहीं चाहता था कि वॉयलेट को फिर से वॉर में भेजा जाए, लेकिन उस पर ऊपर से दबाव था, इसलिए वो चाहकर भी उसे कैंप में नहीं रोक पाया। वो वॉयलेट से कहता है कि वो उसके साथ वॉर में ना आए, लेकिन वॉयलेट उसकी बात नहीं मानती और अगले ही पल वो वॉर ग्राउंड में पहुंच जाती है और वो आंखें झपकते ही सारे मौजूद गार्ड्स को खत्म कर देती है। उसी की वजह से गिलबर्ट अपने मिशन को कंप्लीट कर पाता है। अब प्रेजेंट टाइम में वॉयलेट सिटी से दूर गिलबर्ट के मैंशन पहुंचती है। वहां की मेड उसे गिलबर्ट के ग्रेव तक ले जाती है और जैसे ही वॉयलेट उसे देखती है वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे वो पल याद आता है जब मेजर ने उसका नाम पहली बार वॉयलेट रखा था और उसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया था। हॉजिंस ने उसे झूठ कहा था कि मेजर मिसिंग है, लेकिन सच तो ये था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है जब गिलबर्ट वॉयलेट को पहली बार मार्केट लेकर आया था। उन दोनों की वजह से ही सिटी और दूसरे देशों को आजादी मिल पाई थी। अब लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे और गिलबर्ट वॉयलेट से कहता है कि वो उसे कुछ भी मांग सकती है, लेकिन वॉयलेट को ये खुद पता नहीं होता कि उसकी पसंद क्या है। गिलबर्ट सोचता है कि उसकी उम्र की लड़कियां शायद ड्रेसेस को काफी पसंद करती होंगी। तभी वॉयलेट एक ब्रूच देखती है जिसका कलर गिलबर्ट की आंखों से मैच करता था। उसे देखकर वॉयलेट कुछ अलग ही महसूस करती है, लेकिन तब वो उस फीलिंग को नहीं समझ पाती, जिसके बाद गिलबर्ट खुद ही अपने हाथों से उसे ब्रूच पहना देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों कैंप में वापस लौट जाते हैं जहां हॉजिंस पहली बार वॉयलेट से मिलता है। वॉर खत्म होने के बाद गिलबर्ट आर्मी छोड़ देता है और वो कहता है कि अब वो एक नई कंपनी खोलेगा और वो मजाक मजाक में ये भी कह देता है कि वो वॉयलेट को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखेगा। कुछ दिन बाद एक बड़ा वार शुरू होने वाला था और गिलबर्ट अपनी फोर्सेस के साथ एनिमी पर हमला करने वाला था, जिसके बाद 5 मिनट बाद अटैक शुरू होने वाला था ताकि एनिमी का ध्यान बढ़ सके। मेजर अपने स्क्वाड के साथ कैसल में घुसता है, लेकिन वहाँ पहले से ही एनिमी लोगों का ट्रैप होता है। उसे लगता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं, लेकिन तभी वहाँ वॉयलेट पहुंच जाती है और पल भर में सारे सोल्जर्स को खत्म कर देती है और मेजर का मिशन सक्सेसफुली पूरा हो जाता है और उसकी जान बचती है सिर्फ वॉयलेट की वजह से। वो दोनों एक साथ टेरिस पर मौजूद थे, लेकिन तभी एक जिंदा एनिमी सोल्जर मेजर की आंखों पर गोली मार देता है, जिससे मेजर वहीं घायल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनिमी सोल्जर्स मेजर गिलबर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं और वॉयलेट बिना एक पल गवाए सारे सोल्जर्स को खत्म कर देती है। वो किसी भी हालत में मेजर की जान बचाना चाहती थी, इसलिए वो उसे एक सेफ जगह पर ले जाने लगती है, लेकिन तभी एक घायल सोल्जर अचानक उस पर फायर कर देता है और वो बुलेट सीधा वॉयलेट के हाथ पर लगती है और उसका हाथ वहीं पर कट जाता है। लेकिन वॉयलेट रुकती नहीं, वो अभी भी कोशिश करती कि वो किसी भी तरह मेजर की जान बचा ले और तभी वही सोल्जर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार एक ग्रेनेड से, और जिसके बाद एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में वॉयलेट ने अपना दूसरा हाथ भी खो दिया होता है। लेकिन वो हार नहीं मानती और अपने मुंह से मेजर को खींचने की कोशिश करती है। इतना दर्द, इतना खून, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश जारी रहती है और तभी मेजर उसे रोकते हैं और कहते हैं अब नहीं वॉयलेट, तुम यहाँ से चली जाओ, अपनी जिंदगी जियो, आजाद बनो। और तभी वो पहली बार अपने दिल की बात कहता है जो था आई लव यू, और ये कहते ही वो हमेशा के लिए वॉयलेट को छोड़कर चला जाता है। लेकिन उस वक्त वॉयलेट को आई लव यू का मतलब नहीं पता होता, वो समझ नहीं पाती कि ये शब्द कितने भारी थे और फिर कैसल में बमबारी शुरू हो जाती है। मेजर एक बार फिर होश में आता है और खुद को वॉयलेट के ऊपर ढाल बना लेता है और उसी की वजह से वॉयलेट की जान बच जाती है।
अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ लोग मेजर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हॉजिंस जो उस रात पूरी सच्चाई जानता था वो बताता है कि जैसे ही मेजर ने अपनी स्क्वाड को सिग्नल दिया उन्होंने कैसल पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन एनिमी सोल्जर ने जवाब में इतनी सारी बमबारी कर दी कि सब कुछ तबाह हो गया। कुछ देर बाद वॉयलेट एक नदी के किनारे बुरी तरह घायल हालत में मिली थी और मेजर का कुछ भी अता पता नहीं था। हॉजिंस ने यह सारी सच्चाई वॉयलेट को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उसे डर था कि वो ये सुनकर पूरी तरह टूट जाएगी। हॉजिंस ये भी बताता है कि मेजर का एक आखिरी रिक्वेस्ट भी था। उसने हॉजिंस से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो वॉयलेट का ख्याल रखेगा, क्योंकि उसने कभी वॉयलेट को एक हथियार नहीं माना बल्कि एक इंसान, एक नॉर्मल लड़की के तौर पर देखा। अब वॉयलेट उन यादों में जी रही होती है जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाई। उसे हर जगह मेजर की झलक दिखाई देती है। वो अब भी हेलुसिनेट में जी रही थी, वो अकेला रह गई थी और उसने घोस्ट राइटिंग भी छोड़ दी थी। लेकिन अब धीरे धीरे वॉयलेट को वो सारी बातें समझ आने लगी थी जो मेजर ने उसे कभी कही थी। वो घोस्ट राइटर बनी इसलिए थी ताकि वो आई लव यू का असली मतलब जान सके। जहाँ वॉयलेट को आखिरकार ये समझ आने लगा था कि आखिर सच्चा प्यार क्या होता है, वो वापस उसी जगह पर जाती है जहाँ उसने मेजर को आखिरी बार देखा था। उसे वहाँ मेजर के खून का निशान दिखाई देता है और वो सब कुछ फिर से याद करने लगती है। वो हाथ जिससे उसने ना जाने कितनी फैमिली की खुशियाँ छीन ली थी। अचानक उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वो सभी जिनकी उसने जान ली थी उनका खून उसके सिर पे गिर रहा है। हर चीख, हर आंसू उसे घेरने लगता है और तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो एक भयानक नाइटमेयर देख रही थी। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। वो रोने लगती है और खुद को खत्म करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वह भी जी रही थी क्योंकि शायद मेजर भी यही चाहता था। उसी रात एक आदमी वॉयलेट के लिए एक लेटर लेकर आता है और वॉयलेट उसके साथ निकलती है लेटर डिलीवरी करने के लिए। जब वो लेटर डिलीवरी करती है तो पहली बार उसे सामने वाले की खुशी देखकर दिल से कुछ महसूस होता है, जैसे कि वो लोगों की जिंदगी में फिर से रोशनी ला रही हो। लेटर डिलीवरी करने के बाद वो खुद का एक लेटर पढ़ती है जो एरिका और कैटलिया ने उसके लिए लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा होता है कि हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, हमारी दुनिया में तुमने रोशनी लाई, वापस आ जाओ। ये पढ़कर वॉयलेट को एहसास होता है कि उसकी लिखी हर चिट्ठी ने किसी न किसी की लाइफ बदल दी है। इसके बाद वॉयलेट जाती है लुकुलिया के भाई के पास जो उसे थैंक यू कहना चाहता था। मुश्किल वक्त में वॉयलेट की वजह से वो खुद को संभाल पाया था। उसे याद आता है कि कैसे एक छोटा सा लेटर इंसान को उम्मीद दे सकता है और उसी रात वॉयलेट को अपने जीने का सही वजह समझ आ जाता है। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहती थी बल्कि वो लोगों की जिंदगी में खुशियां फैलाना चाहती थी। वो जिन जिन लोगों से मिली थी सबकी लाइफ बदल चुकी थी। प्रिंस और प्रिंसेस अब साथ में थे और बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो राइटर जिसकी स्टोरी वॉयलेट ने लिखी होती है अब वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था। लियोन जो तारा देखने का सपना देखता था अब एक एडवेंचरर बन चुका था और लुकुलिया अब अपने भाई के साथ एक नई लाइफ जी रही थी और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, वॉयलेट। अब वॉयलेट ने यह ठान लिया था कि अब चाहे मेजर उसके पास ना हो लेकिन उसका आई लव यू हमेशा उसके दिल में रहेगा। वो अब खुद को मेजर की दी गई वॉयलेट नाम की तरह जी रही थी, एक खूबसूरत फूल की तरह जो औरों की लाइफ में खुशबू भरता है। वो एक नई जर्नी की शुरुआत करती है, एक घोस्ट राइटर की तरह जो अब लोगों की कहानियों में उनकी आवाज बनकर जिएगी।